प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने इसके पहले भाषा और आधुनिकता शीर्षक से 4 पार्ट पढ़े हैं। आज हम लोगों को भाषा और आधुनिकता शीर्षक का 5वां पार्ट पढ़ना है, व्याख्या 5, जो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी के द्वारा लिखित है। बेटा ये आपकी बुक में पेज नंबर 80 पर ये दिया हुआ है। चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने का मतलब व्याख्या की शुरुआत करते हैं। उसके पहले आप सबको मेरी तरफ से, मेरे ग्रुप की तरफ से, चैनल परिवार की तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने साथियों तक हम लोगों की आवाज़, हम लोगों का संदेश पहुंचाते रहिए। जहां भी आपको प्रॉब्लम समझ में आए, जहां भी आपको प्रॉब्लम समझ में आए, उसको पूछिए, उस पर कमेंट करिए। जो भी आपकी ज़रूरत हो उसको भी बताइए कि सर ये चीज़ बताया जाए। जैसे कि एक कमेंट आया है, उसकी मैं बात करता हूँ कि सर कौन कौन से, खास तौर से ग्रामर से संबंधित, कि हमको किस क्लास में क्या पढ़ना है, उसके विषय में आने वाले टाइम में एक क्लास हम आप लोगों के लिए लाएंगे। क्योंकि इंटर में 2 प्रकार की हिंदी होती है, साहित्यिक हिंदी और सामान्य हिंदी। साहित्यिक हिंदी और सामान्य हिंदी 2 प्रकार की हिंदी होती है। तो दोनों के पाठ्यक्रम के विषय में हम एक क्लास आपको लाएंगे कि हिंदी में क्या पढ़ना है, सामान्य हिंदी में क्या पढ़ना है। क्योंकि मैंने कमेंट देखा है तो उसको जल्दी से जल्दी उसको करने की कोशिश किया जाएगा। ठीक है, चलते हैं। अब आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं भाषा और आधुनिकता की, कि कभी कभी एक ही भाव के होते हुए भी उसके द्वारा ही उसके और अन्य पहलू अथवा स्तर साफ व्यक्त नहीं होते। क्या कह रहे हैं कि अब शब्द की बात कर रहे हैं, अर्थ की बात कर रहे हैं। बेटा शब्द की बात कर रहे हैं और अर्थ की बात कर रहे हैं, तो एक शब्द कई अर्थों को बताता है, एक शब्द कई अर्थों को बताता है, और कई शब्द एक अर्थ को बताते हैं। हो सकता है यहां पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो रहा हो, तो उसको मैं बिल्कुल से क्लियर कर देता हूं कि शब्द बेटा एक होता है, जिसके जैसे उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं, जैसे उदाहरण के लिए ले लेते हैं कि जैसे हमने लिया कर, तो कर का क्या हो जाएगा भाई, हाथ होता है, और कर का बेटा क्या होता है, टेक्स्ट होता है। ठीक है, तो ये हो गया शब्द और ये हो गए अर्थ, या और भी अर्थ निकल सकते। दूसरी चीज हमने बताया कि अर्थ एक होगा, एक अर्थ को बताने वाले कई शब्द हो सकते हैं। जैसे क्या कह देते हैं भाई, आग को अनल भी कहते हैं, अग्नि भी कहते हैं, और हुतासन भी कहते हैं। तो क्या है, कहने का मतलब यह है बेटा कि एक, अब मेरी बात आपको पूरी तरह से समझ में आ गई है कि हिंदी साहित्य ऐसा साहित्य है, हिंदी साहित्य ऐसा साहित्य है कि एक शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं और एक ही शब्द के अनेक शब्द भी हो सकते हैं।
हम इसको कहेंगे, इसको कहते हैं पर्यायवाची। इसको किस नाम से जाना जाता है बेटा? इसको जाना जाता है पर्यायवाची के नाम से, और इसको जाना जाता है अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक शब्द माने शब्द एक, अर्थ अनेक। तो ये जो विशेषता है बेटा, ये जो विशेषता है वो हिंदी साहित्य में है। एक अच्छा, अब देखिए पर्यायवाची की भी बात करते हैं कि शब्द एक है, जैसे आंख ना, जैसे आंख है, नेत्र होता है, चक्षु होता है, दृग होता है, दृग होता है, नयन होता है, आदि आदि। अब क्या कहते हैं, अब इन शब्दों का प्रयोग भी, भले ही इन सब का एक अर्थ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जहां पर जैसा चाहे, जिस शब्द का चाहे प्रयोग कर लें, जहां पर जैसा चाहे वैसा प्रयोग कर लें, ऐसा नहीं है। इनके भी प्रयोग की कुछ सीमाएं हैं। अब जैसे मान लीजिए, एक उदाहरण भी बताता हूं कि जैसे आपने ये शब्द पढ़ा भी है, चक्षुश्रवा। क्या बताया बेटा? चक्षुश्रवा। अब चक्षुश्रवा माने होता है सांप, माने नेत्र से सुनने वाला। चक्षुश्रवा माने होता है सर्प, माने नेत्रों से सुनने वाला। अब कह दीजिए नहीं भाई, हम चक्षुश्रवा नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे दृग्श्रवा, दृग्श्रवा बनाएंगे। तब क्या यह शब्द सही होगा? नहीं बेटा, यह शब्द सही नहीं है। इसी तरीके से हमें और भी उदाहरणों के विषय में सोचना चाहिए, जानना चाहिए और समझना चाहिए। हिंदी इतना विराट सब्जेक्ट है, इतना विराट विषय है कि जितना बताया जाए उतना ही कम है। और इसीलिए हिंदी भाषा अन्य भाषाओं से अलग है। इसके शब्द की, इसके अर्थ की, इसकी व्याख्या की कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। अगर व्याख्या करने लगे तो पता चला एक ही लाइन में पूरी बीत जाएगी घंटों और खत्म नहीं होगा। और ऐसा नहीं कि खत्म नहीं होगा, जितना ज्ञान है उतना आप बताते जाइए, सुनते जाइए, समझते जाइए, जहां तक पहुंचना है। तो कह रहे हैं कि कभी कभी एक ही भाव के होते हुए भी उसके द्वारा उसके और अन्य पहलू अथवा स्तर साफ व्यक्त नहीं होते। शब्द एक है, लेकिन उसका प्रयोग, उसका अर्थ, उसका स्तर, उसकी कोटि, उसका प्रयोग साफ साफ समझ में नहीं आता। जैसे मैंने अभी उदाहरण के रूप में आपको बताया। उस स्थिति में क्या करना चाहिए? मैं अपनी भाषा में ही उपस्थित विभिन्न पर्यायवाची शब्दों का सूक्ष्म भेदों के साथ प्रयोग करना पड़ता है। क्या कर दिया भाई? ऐसे शब्द ही नहीं है जब हम अर्थ को बता सकें तो हम क्या करेंगे? जो हमारे क्या करने हैं, जो हमारे भाषा के शब्द हैं, हमारे भाषा के जो शब्द हैं उन भाषा में क्या करेंगे? उन शब्दों में हम थोड़ा सा परिवर्तन कर लेंगे।
थोड़ा सा परिवर्तन अभी मैंने जैसे किया था, जैसे चक्षुश्रवा जो है वो दो शब्दों के मिश्रण से बना हो। चक्षु माने नेत्र, श्रवा माने सुनने वाला, अर्थात नेत्रों से सुनने वाला। और चक्षुश्रवा किसको कहते हैं? क्या कहते हैं? सर्प को कहते हैं, माना जाता है। तो उसी प्रकार से अगर किसी नए शब्द की आवश्यकता है, नए शब्द की क्या है भाई? आवश्यकता है, जरूरत है, भाषा में उसके उपयोग के बिना उसके उपयोग के अर्थ क्लियर नहीं हो सकता है, अस्पष्टता क्लियर नहीं हो सकती है, तब क्या करना पड़ेगा? तब क्या करना पड़ेगा हमें? तब हमको वही करना पड़ेगा, हम अपने भाषा में थोड़ा सा परिवर्तन कर लेंगे। हमारे शब्द, हमारी भाषा में जिसका अभाव है उसका निर्माण करेंगे, जो हमारे अंदर कमी है उसको दूर करेंगे भाई। और जब उसको दूर कर लेंगे तब क्या हो जाएगा? कैसे दूर करना है? थोड़ा सा दूर करना है। जैसे हमारा संविधान है ना बेटा, जैसे हमारा क्या है? संविधान है, हम उसमें परिवर्तन तो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन बात यह है कि मूल आत्मा में परिवर्तन नहीं कर सकते। मूल आत्मा माने कोई ऐसा परिवर्तन कर दें कि जो उसकी मूल आत्मा है, जो उसका सेंस है, वो ही बदल जाए। ऐसा परिवर्तन हम नहीं कर सकते हैं। फिर क्या कह दिया? करना पड़ता है। जैसे उष्ण एक भाव है, उष्ण जानते ही हैं भाई, गर्मी को बताने वाला, गर्मी को बताने वाला। अब आगे चलते हैं, देखिए इसी शब्द को उन्होंने कहा है, जब किसी वस्तु की उष्णता के बारे में कहना हो तो हम क्या कहते हैं भाई? ऊष्मा कहते हैं। इसका संबंध किससे भाई? ऊष्मा का प्रयोग कब करेंगे? जब वस्तु की बात करेंगे। और जब परिणाम के संदर्भ में बात हो तब उसको क्या कहेंगे भाई? ताप कहेंगे। अगर परिणाम की बात होगी तो ताप कहेंगे। वस्तुतः अपनी मूल भाषा में उष्ण, ऊष्मा और ताप, उष्ण, ऊष्मा और ताप, ये क्या है? इनमें उतना अंतर नहीं है, दोनों एक जैसे हैं, तीनों एक जैसे हैं। चाहे हम ऊष्मा कहें, चाहे उष्ण कहें, चाहे ताप कहें। सबसे पहला इन्होंने कहा कि अगर क्या करना है? उष्णता के विषय में, गर्मी के विषय में बताना है। उष्णता का मतलब गर्मी, टेम्परेचर की बात अगर करते हैं तो ऊष्मा कहते हैं, जो गर्मी होती, सूर्य की गर्मी, सूर्य की ऊष्मा, जो सौर ऊर्जा से, जो सौर ऊर्जा उसी ऊष्मा को क्या करता है? सौर ऊर्जा उसी ऊर्जा को संचित करता है, माने सूर्य की ऊर्जा को क्या करता है? संचित करता है, उसकी गर्मी को संचित करता है। अब ताप का मतलब क्या हो जाएगा? ताप का मतलब गर्मी होता है, लेकिन ऊष्मा नहीं होता। ताप का मतलब गर्मी होता है, लेकिन ऊष्मा नहीं होता है। अब देखिए, जैसे सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है, अभी मान लीजिए सूर्य से गर्मी से आ रहे हैं और क्या हो गया है? कोई चीज गर्म हो गई, लोहे की है, तांबे की है, किसी भी धातु की है, और वो क्या हो गया? ऊष्मा के कारण गर्म हुई, तो टेम्परेचर तो उसका बढ़ा है। अगर हम उसको अंदर भी या धूप से हटा करके भी रख लें तो उसका तो टेम्परेचर रहेगा, लेकिन जब धूप से उससे हटा लेंगे तो उससे ऊष्मा जो प्राप्त हो रही वो बंद हो जाएगी, फिर वो क्या हो जाएगा? ताप के रूप में स्थित रहेगा। अब जब ऊष्मा निरंतर नहीं मिलेगी तो धीरे धीरे ताप भी घटता जाएगा। ये कह सकते हैं कि ऊष्मा का परिणाम ताप है। ऊष्मा से, ऊष्मा जो है ताप के रूप में परिवर्तित हो जाती है।
विज्ञान वाले बच्चे हैं, आप लोग ज्यादा जानते होंगे, मैं तो थोड़ा सा कम ही जानता हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, केवल हमारा कहने का मतलब ये है कि बेटा ये जो तीनों शब्द हैं वो शब्द अर्थ के संबंध में एक हैं, लेकिन इनकी एक कोटि है, इनका एक क्या है, गुण है, इनकी एक विशेषता है और इनमें अंतर जितना अब समझा जाता है। पहले के जमाने में ये तीनों एक थे, लेकिन आज के युग में, आधुनिक समय में, भाषा में आधुनिकीकरण के परिणाम स्वरूप, विज्ञान की उन्नति के परिणाम स्वरूप, विज्ञान की उन्नति के परिणाम स्वरूप आज क्या हो रहा है भाई, अंतर दिखाई दे रहा है। आज क्या दिखाई दे रहा है, अंतर दिखाई दे रहा है। पहले अभ्यास की कमी के कारण जो शब्द कुछ कट या विपरीत से प्रतीत हो सकते थे, वे ही कालांतर में मामूली शब्द बनकर सर्व प्रचलित होते हैं। सही बात है भाई। सही बात क्या है कि जो नई नई चीजें आती हैं, जो नई नई चीजें आती हैं वो पहले कुछ दिन तक परेशान करती, कुछ दिन तक क्या करती हैं, परेशान करती हैं। लेकिन जब हम उसके अभ्यस्त हो जाते हैं, जब हम उसके अभ्यस्त हो जाते हैं तो वो जो परेशानी है ना वो दूर हो जाती है, जो कठिनता है वो दूर हो जाती है और धीरे धीरे हमें वो सहज लगने लगती है, आसान लगने लगती है, सरल लगने लगती है। शुरू में कठिनाई होती है, क्यों? क्योंकि थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम दिखती है, समस्या दिखती है। अब जब नया होगा तो समस्या तो होगी ना। अरे नई आप साइकिल चलाना जब सीखते हैं तो चलाना कैसा लगता है, बड़ा अटपटा लगता है कि यार गिर पड़ेंगे, कैसे होगा, किसी दूसरे को नहीं बैठाल सकते हैं, इतना बड़ा बैग है, इसको कैसे संभालेंगे, जब शुरू में सीखते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, आप जब उसी कार्य को पर डे करने लगते हैं, प्रतिदिन चलाने लगते हैं, तो आप क्या हो जाते हैं, बिल्कुल अभ्यस्त हो जाते हैं। और कुछ दिन बाद तो मैंने देखा है, ऐसे भी बच्चों को देखा है कि हाथ छोड़ करके साइकिल चलाते देखा है। हालांकि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, सावधान रहना चाहिए। लेकिन क्या होता है, जब हम किसी काम को ज्यादा बार करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, तो क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। उसी तरह से नए शब्द के जब निर्माण होंगे तो कुछ बोलने में कठिनाई हो सकती है, कुछ प्रयोग में कठिनाई हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे जब हम उसके अभ्यस्त हो जाएंगे तो बिल्कुल सहज और आसान हो जाता है। भाई शुरू में देखिए, जब ये बोर्ड आया था, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड, हम लोगों को बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन सीखते आज हम लोगों ने कुछ सीख लिया है। कुछ सीख लिया है का मतलब, अगर आप सोचे कि कुछ सीख लिया है, कुछ सीख लेने का मतलब यह भी है बेटा, एक चीज और कहना चाहता हूं कि ज्ञान कभी बेटा पूर्ण नहीं होता है। ज्ञान कभी पूर्ण नहीं होता है, उसमें आप जितना योगदान करेंगे वो वैसे उसमें निखार आता जाता है। और जिसने ये मान लिया कि हमको भैया सब आ गया है, जिसने ये मान लिया कि हमको सब आ गया है, उसको कुछ भी नहीं आ रहा है और उसका आगे विकास हो ही नहीं सकता है। इसलिए हमें क्या करना है, हमेशा जिज्ञासु बने रहना है, हमेशा अच्छा करने की कोशिश करना है, हमेशा बारंबार पढ़ने की कोशिश करना है। और जिस दिन आपने ये मान लिया कि हमको सब आता है, उसी दिन से आपके पतन का मार्ग खुल जाता है, अज्ञानता के द्वार खुल जाते हैं। इसलिए कभी ये मत कहिएगा, किसी से मत कहिएगा, नहीं हिंदी वाला होगा तो समझ जाएगा, वो तो भाई बहुत से लोग समझ जाते हैं। अब ऐसा नहीं कि हिंदी तो सब लोग जानते हैं, लेकिन बहुत से लोग इस बात को गहराई से लेंगे। अब जैसे किसी बच्चे ने कहा कि सर सब आता है, पूछिए, तो सब तो किसी को नहीं आता यार, सब तो किसी को नहीं आता है।
कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ तो है, और आता है तो क्या उसके आगे इतिहास खत्म हो गया है क्या? आपको कोई किताब आ सकती है, आपको कोई एक सवाल आ सकता है, लेकिन सब नहीं आ सकता है। सब बहुत व्यापक शब्द है। शब्द जो है या पूरा जो है वो बहुत व्यापक शब्द है, उसकी सीमा बहुत ज्यादा है। इसलिए ये कभी मत सोचिएगा कि हमें सब आ जाता है, और जब नए शब्द आएंगे तो सर्व प्रचलित हो जाएंगे, सब लोग जानेंगे। कालांतर का मतलब होता है कुछ समय के बाद, और मामूली का मतलब होता है सामान्य, आदि आदि बातें। पहले कठिन लगता है, कुछ समय के बाद वो आसान लगता है और सरल हो जाता है। सब लोग उसको जानने मानने लगते हैं। नवीनीकरण कितना ही प्रशस्त कार्य क्यों न हुआ हो। नवीनीकरण माने नवीनता, कितना भी प्रशस्त माने प्रशंसनीय, प्रशंसनीय। क्या होता है भाई? प्रशंसनीय क्यों ना हुआ हो। कितनी भी उसकी प्रशंसा की जाए, लेकिन क्या होता है, कितना भी अच्छा हो, कितना भी कल्याणकारी हो, कितना भी हितकारी हो, उस प्रक्रिया में यह भूलना नहीं चाहिए कि भाषा का मुख्य कार्य सुस्पष्ट अभिव्यक्ति है। कितनी भी अच्छी अच्छी चीजें डाली जाएं, लेकिन एक मूल तत्व है, भाषा की एक विशेषता है, भाषा का एक गुण है, जिसको हम दरकिनार नहीं कर सकते हैं, जिसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, जिससे हम समझौता नहीं कर सकते हैं। और वो क्या है? सुस्पष्ट अभिव्यक्ति। सुस्पष्ट अभिव्यक्ति का मतलब कि भाषा में अस्पष्टता हो। भाषा में स्पष्टता का मतलब भाषा में जो शब्द आए उसका एक निश्चित अर्थ हो और सुबोध हो। सुबोध का मतलब उसको आसानी से उसके अर्थ को आसानी से समझा जा सके। और जब तक सुस्पष्टता नहीं आएगी, जब तक सरलता सहजता नहीं आएगी, तब तक कोई भाषा जन सामान्य की भाषा नहीं हो सकती है। जैसे एक उदाहरण देता हूं, और वह उदाहरण की बात यह है कि भैया जो देखो पहले क्या लिखा गया था, रामायण लिखा गया था। किसने लिखा था बेटा? वाल्मीकि ने लिखा था। लेकिन ये क्या हुई? उतनी लोकप्रिय नहीं हुई। जन सामान्य के द्वारा जो है उतना जो है लोकप्रिय नहीं हुई। उतना लोगों ने इसे, कुछ विद्वानों ने पसंद किया, कुछ विद्वानों ने पढ़ा, उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की, लेकिन सामान्य लोगों के लिए, कम पढ़े लिखे लोगों के लिए ये बड़ा ही कठिन हो गई बेटा। क्या हो गई? बहुत कठिन हो गई, उनके समझ में ही नहीं आ रही थी। जन सामान्य के लिए तुलसीदास वाली जो रामचरितमानस है वो सहज हुई। लोगों ने इसे सहजता से पढ़ा, समझा, जाना, आसानी से समझ में आने वाली हो गई। तो जो चीज आसानी से समझ में आती है वो ज्यादा लोकप्रिय होती है। लोकप्रिय होने का मतलब संसार में लोग उसे ज्यादा चाहते हैं। अब पता चला इतना कठिन है कि हमारे बस का ही नहीं है। तो क्या मतलब है? पब्लिक, जनसामान्य उधर ही जाएगा, जनसामान्य उधर ही जाएगा जहां पर क्या होगा, सबके लिए सर्व सुलभ हो, आसानी से सुलभ हो, निश्चित अर्थ हो, समझ में आने वाली बात हो। तो क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं कि सुस्पष्टता और निर्दिष्टता से कोई भी भाषा वंचित रहे तो वह भाषा चिरकाल तक जीवित नहीं रह सकेगी। अब क्या कह रहे हैं
कि दो चीजें और बताया इन्होंने। एक बताया भैया सुस्पष्टता, माने उसका अच्छा अर्थ, स्पष्ट अर्थ हो, ये नहीं कि उसका अर्थ ही न क्लियर हो। और निर्दिष्टता का मतलब उसका उद्देश्य भी बिल्कुल क्लियर हो, अर्थ भी क्लियर हो, उद्देश्य भी क्लियर हो। अगर ऐसी भाषा है जिसका न तो अर्थ क्लियर है न उद्देश्य क्लियर है, तो वह भाषा, कोई भी भाषा हो, ऐसा नहीं कह सकते कि हिंदी के साथ, तमिल के साथ, तेलुगु के साथ, संस्कृत के साथ, या किसी के भी साथ, या किसी एक के साथ क्या है भाई, वंचित रहे तो, अगर इससे बची रहे तो चिरकाल तक, बहुत समय तक। चिरकाल का मतलब होता है बहुत काल तक। बहुत काल तक क्या करेगी भाई, जीवित नहीं रह सकती है, अर्थात अपने अस्तित्व को खो देगी। वो अपने अस्तित्व क्या कर देगी, खो देगी। भाषा तभी जीवित रह सकेगी बेटा जब उसका प्रयोग करने वाले होंगे, आसानी से, सरलता से, सहजता से उसका प्रयोग करने वाले होंगे। भाषा का मतलब क्या है, भाषा का मतलब है बेटा बोली। भाषा का मतलब क्या है, बोली, जो हम बोलते हैं। किसी भाषा के अगर प्रयोग करने वाले, बोलने वाले, पढ़ने वाले, लिखने वाले कम हो जाएंगे तो भाषा अपने आप धीरे धीरे क्या हो जाएगी, पतन की तरह अग्रसर हो जाएगी, आगे गिरती हुई चली जाएगी। समझ में आ गई है बात। अब चलते हैं हम लोग आगे। कह रहे हैं इस संदर्भ में यह भी याद रखना चाहिए कि हम पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर उस शब्द की मूल आत्मा तथा सार्थकता पर उन्मुक्त विचार कर सकें। क्या कर दिया भाई, इस संदर्भ में, इसकी बातों में क्या करना होगा भाई, यह भी याद रखना होगा। ये स्मरणीय बिंदु है, याद करने वाली बात है कि हम पूर्वाग्रह क्या होता है भाई, पूर्व की धारणा, पूर्व का अनुभव, अच्छा खराब जो भी अनुभव, पूर्व का अनुभव और पूर्व का ज्ञान। कुछ चीजें होती है ना कि जैसे बता दिया कि अरे संस्कृत बहुत कठिन होती है, ये लो भैया, बता दिया फिजिक्स बहुत कठिन होती है। क्यों बता दिया, इसलिए आओ किसी ने कह दिया फिजिक्स बहुत कठिन होती है तो तुम पहले से ही हताश हो गए, अरे फिजिक्स तो बहुत कठिन होती है, ये लो भैया, तुम नहीं कर पाओगे। हाँ, जब इस तरह का पूर्वाग्रह हो जाएगा, इस प्रकार का पूर्व ज्ञान हो जाएगा, पूर्व धारणा हो जाएगी, पहले ही मन हमारा कमजोर हो गया, पहले ही हमारा मन कमजोर हो गया तो हम उस कार्य को क्या करेंगे। जैसे बता दिए कि अरे भैया नौकरी पाना इतना आसान नहीं है, सबसे बात बता दिए, कह दिया कि नौकरी पाना भैया आसान नहीं है। अब क्या हो गया, हमारे मन में टिक टिक करने लगा, हमारे मन में टिक टिक करने लगा कि यार आसान नहीं है, आसान नहीं। और हर आदमी क्या करता है, आसान काम ढूंढता है। जब आप आसान काम ढूंढते हो और सामने दिख रहा है कि आसान नहीं है तो क्या होगा, भागोगे कि यार ये हमारे बस का नहीं है, मन कमजोर होगा। तो मन कमजोर करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है, सब काम आसान है इंसान के लिए। इंसान से बढ़कर के कोई काम नहीं है, इंसान से बढ़कर कोई काम नहीं है, इंसान की शक्ति के आगे कुछ असंभव नहीं है। इंसान की दृढ़ इच्छा के सामने कोई भी पहाड़, कोई भी दीवार, कोई भी अवरोध रुकने वाला नहीं है, कोई भी मार्ग को अवरुद्ध करने वाला नहीं। इसलिए क्या करना है, इंसान दृढ़ होकर के, इंसान को क्या करना है भाई, दृढ़ होकर के, सोच समझ करके अपने आप को आगे बढ़ाना है। अपने आप को क्या करना है भाई,
सोच समझ करके आगे बढ़ाना है। तो हमें क्या करना भाई, ये पूर्वाग्रह जो होता है बेटा, ये पूर्वाग्रह जो होता है ये हमारे मन को, हमारी आत्मा को झकझोरने वाला, कमजोर करने वाला होता है ज्यादातर। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि इनसे बड़ी ऊर्जा भी मिलती है उनको। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिससे इनको बहुत ऊर्जा मिलती है, अगर वो कोई कह दे कि ये आपके बस का नहीं है तो उनको आग लगती कि नहीं, देखते हैं इसको कैसे ये नहीं होता है, कैसे नहीं आएगा। और उसको सिद्ध करने के लिए, उसको उस असंभव कार्य को करने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा, अपनी पूरी ऊर्जा, पूरी शक्ति, पूरी क्षमता लगा देते हैं। और जब पूरी ऊर्जा, पूरी क्षमता, पूरी शक्ति लगा देते हैं तो जो असंभव कार्य है ना बेटा, उसको भी संभव बना देते हैं। जब हम मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, अगर हम मन से मान ले तो विजय है और मन से मान ले तो पराजय है। इसलिए मन से हार को स्वीकार नहीं करना है, निरंतर कर्म करना है। एक मुझे बहुत एक उदाहरण भी याद आ रहा है भैया, एडिसन का। मैंने पढ़ा है कि लगभग 10,000 बार उन्होंने बल्ब को जलाने की कोशिश की है, 10,000 बार। कई बार प्रयोगशालाएं जली, कई बार प्रयोगशालाएं जली, बहुत नुकसान हुआ, लेकिन उसमें कौन सी आग थी, कौन सी आग थी जो उसे कार्य करने के लिए निरंतर प्रेरित करती थी। और उसी आग से प्रेरित होकर के अंत में उन्होंने अपने कार्य में सफलता पाली, बल्ब जल गया, बल्ब जल गया, दुनिया रोशन हो गई। आज वो चले गए एडिसन साहब, लेकिन उनको याद करने वाले लोग हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने हार नहीं मानी। और जब हार नहीं मानेंगे तो कार्य तो सिद्ध ही हो जाएगा। तो क्या करना है भाई, मुक्त होकर शब्द की मूल आत्मा, क्या करना है, शब्द का मूल आत्मा जो मूल अर्थ है बेटा, और उसकी अर्थ की बात कह रहे हैं। सार्थकता पर उन्मुक्त माने स्वतंत्र। क्या करना है, पूर्वाग्रह में बंधे होकर के नहीं, पूर्वाग्रह में बंधे होकर नहीं। जब हम स्वतंत्र विचार करें, जब हम क्या करेंगे, स्वतंत्र विचार करेंगे, तभी हम भाषा की उन्नति के क्षेत्र में, जब सभी हम तो अंग्रेजी भाषा और शासकों की भाषा रही और भारत दास्ता की निशानी है। क्या कह दिया भाई कि अगर हम ये मान लेंगे कि अंग्रेजी भाषा भैया अंग्रेजों की थी, उन्होंने हमारे ऊपर शासन किया है, हमको गुलाम बनाया है, अंग्रेजों की भाषा अंग्रेजी है, अंग्रेजों ने हमारे देश को गुलाम बनाया है, और हमारा भाव अगर इस तरह से रहेगा तो हम कभी भाषा में आधुनिकता का संचार नहीं कर सकते हैं। हम केवल संकुचित दायरे में रह जाएंगे, सीमित दायरे में रह जाएंगे। ना हमारा विकास होगा, ना भाषा का विकास होगा, ना देश का विकास होगा, ना संस्कृति का विकास होगा, ना सभ्यता का विकास होगा। क्या करना है, दास्ता का ऐसा सोचकर यदि हम नए शब्दों का निर्माण करने में लग जाएं तो नुकसान हमारा ही होगा, अंग्रेजों का नहीं। सोचिए भैया, अंग्रेजी के शब्दों को हम प्रयोग नहीं करेंगे और जिसकी जरूरत है मैं वैसा बना लेंगे तो अंग्रेजों का कौन सा नुकसान है। चलो खोपड़ी पटको भैया, वो ठीक है, हमारे यहां उन्होंने शासन किया, हमें अपना गुलाम बनाया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अंग्रेजी से घृणा करने लगें। अगर हम अंग्रेजी से घृणा करने लगेंगे तो अंग्रेजों का तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन हमारा नुकसान हो जाएगा। हमारी क्या कहते हैं भाई, सोच जो है वो छोटी हो जाएगी। क्या हो गया है, सोच जो है छोटी हो जाएगी।
फिर क्या कर दिए भाई, अगर हम इस मानसिकता से रहेंगे, इस मानसिकता से रहेंगे तो भाषा में आधुनिकता का संचार नहीं हो सकता है। भाषा में आधुनिकता का संचार नहीं हो सकता है। आधुनिकता का संचार का मतलब बेटा यह है कि दूसरी भाषा के शब्दों को, जिनकी हमें आवश्यकता है, जिनकी हमें जरूरत है, हमारी भाषा को आवश्यकता है, हमारे देश को आवश्यकता है, बिना सोचे समझे, बिना विचार किए हुए उसे हमें क्या करना होगा भाई, स्वीकार करना होगा। यही आधुनिकता है। हम पुरानी परंपराओं पर, पुरानी रीतियों पर चल करके अपने देश को उन्नति के मार्ग पर अग्रसर नहीं कर सकते हैं। उर्दू में प्रयुक्त अरबी और फारसी के शब्दों का जो इस्लाम धर्म को ज्ञापित करने वाला है, क्या कर दें, हिंदी वाले त्यागना आरंभ करें तो हिंदी भाषा सहज भाषा न हो करके एकदम बनावटी हो जाएगी। क्या कर दिया भाई, अब एक बात और कह रहे हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं भाई जो उर्दू में प्रयोग में किए गए हैं। उर्दू में कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है, कुछ भैया अरबी में प्रयोग किया गया है। प्रयुक्त माने प्रयोग लाए गए, उर्दू में प्रयोग लाए गए भाई, अर्थात उर्दू भाषा में प्रयोग लाए गए, उर्दू साहित्य में प्रयोग लाए गए, अथवा अरबी भाषा में प्रयोग लाए गए, अथवा फारसी भाषा में प्रयोग लाए गए। अर्थात उर्दू में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, अरबी में जिनका प्रयोग किया गया है, अथवा फारसी में जिनका प्रयोग किया गया है, ये सब क्या है, इन शब्दों का जो इस्लाम धर्म से, क्या कर दिया कि इन शब्दों का संबंध किससे है, इस्लाम धर्म से है। इन धर्मों का शब्द किससे है, इस्लाम धर्म को बताने वाला है। और ये सोच करके, ऐसी छोटी मानसिकता बना करके, ऐसे मन बना करके हम क्या कर दें भाई कि उर्दू के शब्दों को न स्वीकार करें, फारसी के शब्दों को न स्वीकार करें, अरबी के शब्दों को न स्वीकार करें, तब क्या हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, हमारी भाषा में जो हमारी क्या है, हमारी जो सोच है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो नवीनता है वो खत्म हो जाएगी। फिर क्या हो जाएगी, एक केवल बनावटी भाषा हो जाएगी। और भाषा का मतलब बेटा बोली होता है ना, भाषा का मतलब बोली होता है, और बोली जो हम बातचीत करते हैं। अब ऐसे कह सकते हैं क्या कि हम किसी भाषा के शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, ऐसा कह सकते हैं क्या? जैसे हम लोग कहते हैं भाई अखबार, क्या कहते हैं, अखबार कहते हैं, अखबार बोलते क्या है, अखबार बोलते हैं। और सही शब्द है बेटा अखबार, बहुत फेमस शब्द है, जिसको समाचार पत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, समाचार पत्र भी कहते हैं, हिंदी में इसको ये कहते हैं। लेकिन आपने देखा है कि समाचार पत्र कितने लोग कहते हैं? व्यवहारिक जीवन की बात करिएगा, व्यवहारिक जीवन की बात करिएगा कि समाचार पत्र कितने लोग बोलते हैं। मैं तो कहता हूं, मेरा जो ये अनुभव है कि मैक्सिमम लोग तो अखबार ही बोलते हैं भाई, वो अखबार भी नहीं बोलते बल्कि अखबार बोलते हैं। और शब्द है बेटा अखबार, अखबार एक क्या है, उर्दू शब्द है। आप कह दो नहीं भैया हम उर्दू नहीं बोलेंगे, लो बड़ी मुसीबत है। आजकल देखते हो ना, मैंने देखा था एक दिन कि कुछ लोग कहते हैं कि भैया हम वो नहीं पढ़ेंगे, क्या कहते हैं, राष्ट्रगीत नहीं पढ़ेंगे, वंदे मातरम, वंदे मातरम नहीं पढ़ेंगे। भाषा के आधार पर इस प्रकार के अगर भेद होने लगे, हम भाषा को इस प्रकार से त्यागने लगे, तब क्या हो जाएगा, तब केवल बनावटी दिखावटी रह जाएगी ना। कहते वंदे मातरम नहीं पढ़ेंगे हम, क्यों, क्योंकि ये दिखावटी है। और जिस दिन ये दिखावटी हो जाएगी, भाषा दिखावटी हो जाएगी, बनावटी हो जाएगी, फिर भाषा में आधुनिकता का समावेश नहीं हो पाएगा।
भाषा की जो मूल धारणा है, जो हम अपने व्यक्त शब्दों को व्यक्त कर लेते हैं। अब हम ही कह दें कि भैया आज से हम अखबार नहीं बोलेंगे, हम समाचार पत्र बोलेंगे। अब जब हम समाचार पत्र बोलेंगे तो बहुत से लोग तो हम पे हंसेंगे, बहुत से लोग हंसेंगे। अब बता दिया भैया हम ट्रेन नहीं बोलेंगे, हम तो लौ पथगामिनी बोलेंगे। कोई बात है क्या यार? जब हम ट्रेन नहीं बोलेंगे, लौ पथगामिनी बोलेंगे, तो हमारी तरफ लोग ऐसे देखेंगे कि ये मूर्ख कहां से आ गया है। तो भाषा के आधार पर, शब्द के आधार पर हम इस प्रकार के किसी नियम को स्वीकार नहीं कर सकते। बहुत सी चीज होती हैं। कुछ लोग कहते भी हैं, देखो भाई हम हिंदी पढ़ाते हैं, कुछ लोग कहते हैं सर अब क्या है, अब डॉक्टर को डॉक्टर नहीं बोलेंगे, क्योंकि व्यवहारिक जीवन में हर एक भाषा के शब्द प्रचलित हैं जो व्यवहारिक जीवन में आते हैं। और अगर ये सोच करके कि इस भाषा के शब्द को हम नहीं बोलेंगे, इस भाषा के शब्द को नहीं बोलेंगे, सबको हम त्यागने लगेंगे, तो सब हमको बेवकूफ कहेंगे। तो वहां भी यही चीज है, यहां भी यही चीज है कि भाषा में अगर हम ये नियम बना लें कि हम अरबी नहीं स्वीकार करेंगे, उर्दू नहीं स्वीकार करेंगे, फारसी नहीं स्वीकार करेंगे, तमिल नहीं स्वीकार करेंगे, तेलुगु नहीं स्वीकार करेंगे, या अन्य किसी भाषा के शब्द को नहीं स्वीकार करेंगे, तब क्या हो जाएगा? हंसी के पात्र बन जाएंगे, जैसे व्यवहारिक जीवन में आप बन जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अगर कहीं पर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग क्या करेंगे भाई? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जो भी प्रॉब्लम होगी। और इसके बाद, इस क्लास के बाद जब भी आपको जहां भी प्रॉब्लम होगी, अगली क्लास में आपको उस प्रॉब्लम का सलूशन मिलेगा या बताया जाएगा। आज की क्लास अब भाई खत्म होती है। आप लोग पढ़िए, आगे बढ़िए, हम सबका साथ दीजिए, आपके साथ हम ही हैं। सब्सक्राइब करिए, दोस्तों तक शेयर करिए, लाइक करिए, और जो आपको अच्छा लगे कि हाँ भाई हम लोग मेहनत कर रहे हैं, सब लोग पढ़ा रहे हैं, तो आपको अगर अच्छा लगता है, जैसा अच्छा लगता है वैसा कमेंट करिए, जहां प्रॉब्लम है उसको बताइए, और आपके लिए हम लोग और अच्छा से अच्छा क्या करें कि आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ हो, इसको भी बताइए। चलिए, आज की क्लास के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं। थैंक यू। ओके, टाटा, बाय बाय।